सांसद हैं इनके जो जीत करके गए हैं, उनका रोल क्या रहा इसमें? जितना भी संविधान का नुकसान आज तक हुआ, मैक्सिमम कसूर जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी का खुद का है। मगर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेने वाले और बिना पॉलिटिकल के भी जो OBC के लोग आगे बढ़े, ये लोग मैंने देखा जो आगे बढ़ चुके हैं, ये स्वार्थी हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में इनका इस्तेमाल किया, इन्होंने अपना इस्तेमाल अपने मफाद के लिए करवाया। यही वजह है कि आज हालात ऐसे बन गए कि ब्राह्मण जो है वो संविधान बदलने की बात भी कर रहा है और उस कवायद में रूलर आप किसी और को बना रहे हो, खास करके अपने दुश्मन को बना रहे हो, अपने सर पे बिठा रहे हो। आप संविधान साहब ने BBC के एक इंटरव्यू में क्लियरली कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट मेंट फॉर। एक सर्वोच्च शिखर पे छोटा सा वर्ग बैठा हुआ है, उसके नीचे ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अति शूद्र, फिर 6743 जातियां सीढ़ीदार के ऊपर एक बैठी हुई, एक नीचे एक बैठी हुई। संविधान अगर बना तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट तो SC ST OBC माइनॉरिटी को होना था और हुआ भी है, और इसके प्रति वफादार इनको ही रहना था। अपने वोट की रक्षा माँ बहन बेटी की तरह करनी है, बाबा साहब ने कहा था। अब कोई अपनी माँ बहन बेटी को किसी के यहाँ सौंप के आता है क्या? नहीं आता। मगर SC ST OBC माइनॉरिटी के ऐसे मूर्ख लोग हैं, अपने वोट को, जिसको बाबा साहब ने माँ बहन बहू बेटी की इज्जत कहा था, ये खुद जाके दुश्मन के घर छोड़ाते हैं। अब वो दुश्मन इनकी माँ बहन बहू बेटी के साथ क्या करेगा? प्यार करेगा, पुचकारेगा या उसका बलात्कार? सच में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे बदल दिया जाएगा? और अगर बदल दिया जाएगा तो कैसे बदल दिया जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर क्या कहा करते थे? भारतीय संविधान को लेकर के उन्होंने क्या कहा था? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसे जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ एडवोकेट अशोक बसोत्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। सर, एक सवाल पूरे देश में इस वक्त है कि भारतीय संविधान बदल दिया जाएगा। आखिर ये सवाल उठा क्यों है और ये सवाल उठने के कारण क्या है? क्या वाकई में आपको लगता है कि भारतीय संविधान बदल दिया जाएगा? देखिए, थोड़ा सा इतिहास में जाए तो हम एक चीज समझनी चाहिए हम लोगों को जी, कि कोई भी देश या राज्य पहले भी किसी ना किसी सिस्टम, किसी ना किसी व्यवस्था से चलता था। जी, कमोवेश लोकतंत्र से पहले या कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने से पहले या कुछ और डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आने से पहले राजे महाराजाओं का राज रहा। जी, तब भी एक व्यवस्था थी, तलवार का जोर था, तलवार के जोर पे एरिया जीता जाता था, नई रियासतें अपने में मिलाई जाती थी और सिस्टम चलाया जाता था। तो देखने में ये आता है कि समाज को चलाने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ती है और उस व्यवस्था में राजपाट का भी एक रोल रहता है। हुआ ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में राज जब रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद, फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करने लगी यहाँ पे, तो अल्टीमेटली एक नई व्यवस्था की शुरुआत यहाँ पे उनके आने के बाद हुई। और 1918 में एक एक्ट पार्लियामेंट में इंग्लैंड में पास हुआ। यहाँ 4 में से 2 क्वालिफिकेशंस वोटिंग राइट के लिए खत्म कर दी गई। 18 साल का होना जरूरी रह गया, यानी अडल्ट होना चाहिए और वो वहाँ का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ये पहले भी कंडीशन थी, वो बाद में खत्म कर दी गई। 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आया तो भारत में भी उसी तरह का पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में आता है, तो पूरे सोशल सेटअप की स्ट्रक्चर की स्टडी करके जाता है ताकि 1919 का फर्स्ट इंडिया एक्ट जो है उसके बाद उसकी अमेंडमेंट्स की जाए और एक नए सिस्टम को यहाँ लागू करने की कवायद जो है वो बने। जी, एज ए रिजल्ट 1930-31 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और वहाँ पे सोशल सेटअप में जो SC ST हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात होती है। 1935 में सेकेंड इंडिया एक्ट आता है। ये सारी चीजें होने के बाद उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि भारत में अब डेमोक्रेटिक सेटअप बनेगा और आने वाले दिनों में अडल्ट फ्रेंचाइज यानी वयस्क मताधिकार जो हम कहते हैं वो लागू होगा। जी, आगे चल के हम देखते हैं कि 1946-47 के एरा में सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी भारत को उस समय एक ही पार्टी जो है लीड कर रही थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से या नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के नाम से। तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, ब्रिटिशर्स ने वो पावर जो है कांग्रेस को दे दी और एक संविधान बनाने की कवायद चली। करीब 5 संविधान रिजेक्ट हो चुके थे। उसके बाद बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना के ये बात आगे बढ़ी और बाबा साहब ने संविधान बनाने की बात कही। वो संविधान अल्टीमेटली 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के उन्होंने तैयार किया और
26 नवंबर 1949 को उन्होंने वो संविधान सौंपा। अब ये इतिहास अगर हम सामने रख के देखें तो बाबा साहब ने एक अनथक प्रयास किया है, ये कोशिश की है कि भारत समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना हेतु इस संविधान के सहारे आगे बढ़ेगा। साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा, रैशनल थिंकिंग लोगों में पैदा की जाएगी और पूरे विश्व में एक बेहतरीन मुल्क बनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। आगे चल के उसका क्या हुआ उस पर हम चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी देर में, मगर ये एक बेस बना जिस पर कि अब भारत का फ्यूचर मुस्तकबिल जो है वो बनना तय हुआ और उसको लेके आगे ये बात चली। अब बात आती है संविधान बदलने की। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने अपने भाषण में ये बात क्लियर कर दी थी कि चाहे संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर चलाने वाली सरकारें या लोग धूर्त, मक्कार, समाजद्रोही होंगे, देशद्रोही होंगे तो ये संविधान फेल हो जाएगा, गलत साबित होगा, बुरा साबित होगा। और अगर संविधान बुरा भी हो लेकिन जो आगे आने वाले लोग उसको हैंडल करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, जो सरकारें बनाएंगे और संविधान को यूज करके इस देश को चलाएंगे, वो अगर अच्छे होंगे तो बुरे से बुरा संविधान भी बढ़िया से बढ़िया साबित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे इंग्लैंड का तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं और दुनिया की वो बेहतरीन डेमोक्रेसी है। तो इस कवायद को अगर हम समझ लें और बाबा साहब के इस कथन पे अगर हम फोकस करें तो एक तबका ऐसा था जो 1919 में ही अलर्ट हो गया था कि अगर कल इंग्लैंड की तरह लोकतंत्र यहां भी आता है तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे और वर्ण और जाति व्यवस्था को यथास्थिति रखते हुए वो अल्टीमेटली सभी तबकों के सर पे बैठ कर राज करेंगे। इसलिए 1920 में उन्होंने ब्राह्मण महासभा बनाई, 1925 में उन्होंने आरएसएस बनाई और तब से लेके अब तक वो इस गठजोड़ में, इस कवायद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ये लोकतंत्र, इस तरह का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज की संरचना वाला ना आए या ना लागू हो। और अल्टीमेटली वो कोशिश उनकी आज भी जारी है। अल्टीमेटली आज वो सत्ता में भी है, धर्म पे भी उनकी पकड़ है, पूरे समाज में भी उनकी अच्छी पकड़ है, तो उनकी कोशिश है कि इसे बदला जाए, ये कोशिश वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब ये कहा कि भारतीय संविधान जिसके हाथ में होगा, जो लोग बुरे होंगे तो वो इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे, या कोई अच्छे विचारों के लोग होंगे तो वो इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे लोगों की भलाई के लिए, तो बदलने की क्या ज़रूरत है? जब ये कहा गया है कि भाई जैसे लोग चलाएंगे वैसे संविधान चलेगा, तो फिर बदलने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? बदलना क्यों चाहते हैं? कांग्रेस ने कितनी बार अमेंडमेंट कर दिया, 100 से ज़्यादा बार अमेंडमेंट किया, अब भाजपा भी अमेंडमेंट कर रही है, 3 नए कानून भी लाए गए, और फिर बदलने की ज़रूरत क्या है? देखिए, बदलने और अमेंडमेंट में थोड़ा सा फर्क रहेगा। अमेंडमेंट का प्रोविजन तो संविधान में ही है जी। बाबा साहब ने भी कहा था और उस वक्त जो संविधान सभा में मेंबर्स थे वहाँ पे डिस्कशन भी हुई थी, तो बाबा साहब भी यही चाहते थे, वो सब लोग भी ये चाहते थे कि संविधान इतना रिजिड ना हो जाए कि कल को समाज पे फिट ही ना बैठे या समाज के बदलते हुए समाज के साथ बदल ना सके, और इतना फ्लेक्सिबल भी ना हो कि जो मूल भावना है संविधान की वही बदल जाए। तो मूल भावना के साथ संविधान जिंदा भी रहना चाहिए और वक्त के साथ इसमें जो तब्दीलियां जरूरी हैं, अमेंडमेंट जरूरी है, वो भी की जानी चाहिए। तो यहाँ जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है वो इस पर्पज के लिए रखी गई थी। अब उसका भेजा इस्तेमाल हो रहा है संविधान को डाइल्यूट करने के लिए, तो ये मंशा ना तो संविधान सभा की थी ना बाबा साहब की थी, तो ये गलत हो रहा है। जहां तक बात संविधान बदलने वाले लोगों की हम कर रहे हैं और संविधान बदलने की कर रहे हैं, उसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर ही आपको बता दूं कि आरएसएस, ब्राह्मण महासभा और ये जो ब्राह्मण स्ट्राटा है हमारे देश का, मनुवादी स्ट्राटा जो है, ये पहले भी इस कोशिश में रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी पे राज करे। मुगल काल में और ब्रिटिश काल में ही इनका ये मकसद फला फूला और पूरा हुआ। अल्टीमेटली वो चाहते हैं ये आगे कंटिन्यू हो, हालांकि वो पूरे भारत पे कभी राज कर ही नहीं सके। जब भारत कंसोलिडेट हुआ, 650 से ज्यादा रियासतें इसमें समाई, तो मैक्सिमम रियासतों के राजे तो ओबीसी थे, ब्राह्मण तो गिनी चुनी रियासतों के भी नहीं थे। तो अल्टीमेटली तब भी इनके मनुस्मृति वाले कानून लागू पूरी तरह से हो ही नहीं पाए, उनको ये कभी अमल में ला भी नहीं पाए। तो वो चाहते थे ये चले, मगर जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंसाफ पसंद लोग हैं,
और सबकी समता की बात करते हैं। हालांकि डिस्क्रिमिनेशन इंग्लैंड में आज भी है, वहां भी अपार्थाइड है, ब्लैक एंड व्हाइट का वहां भी बहुत बड़ा एक मसला है, लेकिन इसके बावजूद कम से कम वो इंसाफ पसंद लोग हैं और भारत में उन्होंने सब तबकों को थोड़ी थोड़ी प्रेफरेंस देना शुरू कर दी है। और बाबा साहब की मूवमेंट जो आगे बढ़ी और साइमन कमीशन के टाइम पे उन्होंने जो अपनी बात रखी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपनी जो बात रखी, वो सारी बातें अगर हम सामने रखें तो ब्रिटिशर्स की ये कोशिश रही कि जो मेन स्ट्रीम से बाहर तबका है उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। अब दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जो सबके सर पे बैठ चुका है ब्राह्मण बन के, वो नहीं चाहता कि इन लोगों को बराबरी मिले या ये सारे लोग उठ के खड़े हो उसके बराबर हो जाएं। यही वजह है कि 1919 में फर्स्ट इंडिया एक्ट आने के बाद 1920 में ब्राह्मण महासभा बनती है, 1925 में जो है आरएसएस बनती है और पूरी ताकत के साथ इस मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जाती है कि यहां पर कोई भारत में कोई समतामूलक डॉक्यूमेंट जो आज संविधान जिसे हम कह रहे हैं बन के ना आ जाए जिससे ये देश चले। अब हुआ क्या, जब उनकी सारी कोशिशें फेल होती चली गई और अल्टीमेटली बाबा साहब सफल हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे कांग्रेस की जो सत्ता हस्तांतरण वाली पार्ट है उसके बाद की जो उनकी 2 साल 11 महीने 18 दिन की जो कोशिश है उसके नतीजे में बाबा साहब इस चीज में कामयाब हो गए कि आने वाले समय में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एक बराबरी का मौका मिल जाएगा और वो मिला भी। हम देख रहे हैं इस समाज का काफी सारा उत्थान पिछले 50-60 साल में हुआ भी, मगर जो काउंटर फोर्सेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं, आरएसएस और हिंदू महासभा वाले और ये हिंदुत्ववादी जो संगठन है, इनकी कोशिश यही रही कि अब इसको कैसे रोका जाए। जब वो इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने संविधान को मानना शुरू कर दिया, तिरंगे झंडे को मानना शुरू कर दिया और इसके सहारे सत्ता तक पहुंचने के कवायद में जुटे। अब जब वो वहां पहुंच चुके हैं, अब उनकी पूरी कोशिश है कि उनका मकसद पूरा हो, यानी संविधान एक बार खत्म कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और मनुस्मृति फिर से लागू की जाए। और वो इस कोशिश को लगातार कर रहे हैं। वो कितना सफल हुए या कितना नहीं, इस पे हम अलग से बहस कर सकते हैं, होंगे कि नहीं होंगे ये भी एक चर्चा का विषय है, क्योंकि संविधान मूल भावना के साथ जिंदा रहेगा। अगर मूल भावना उसकी खत्म हो जाती है तो फिर ये देश खिंड बिंड हो जाएगा। ये इतने धर्मों वर्णों जातियों का देश है, इतनी विविधताओं का देश है कि ये तलवार के जोर पे नहीं चल पाएगा। तो अल्टीमेटली संविधान बदलना इतना आसान उनके लिए भी नहीं है जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि अगर सिविल वार हो जाती है तो उनको ज्यादा खतरा है। 1 या 1.5% लोग अल्टीमेटली पूरे भारत के लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे, ये उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। नहीं, एक चीज ये भी है सत्रा साहब कि जब हम ये कहते हैं कि 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान भारत के पास है और भारतीय संविधान की वजह से नौकरियों में, राजनीति में और कई सारे क्षेत्रों में नौकरियों के अलावा मौका मिला। जिन्हें मौका मिला उन लोगों ने राजनीति में रहकर के क्या किया भारतीय संविधान के लिए, उनकी बिना मर्जी के या उनके बिना दस्तखत हुए भारतीय संविधान में अमेंडमेंट तो नहीं हुए। अगर हुए हैं तो जिम्मेदार सिर्फ उन्हीं लोगों को क्यों ठहराया जाए जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं या फिर की जाती है। कितने सांसद हैं इनके जो जीत करके गए हैं, उनका रोल क्या रहा इसमें? देखिए, आप बिल्कुल सही पॉइंट हिट कर रहे हैं, बिल्कुल सही जगह आपकी बात जा रही है। मैं भी ये बात समझता हूं कि जितना भी संविधान का नुकसान आज तक हुआ उसमें मनुवादी और ब्राह्मणवादियों का एक रोल तो रहा, वो तो रहा, मगर मैक्सिमम कसूर जो है वो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का खुद का है। वोटिंग पावर इनके पास रही एक लंबे अरसे तक, जब तक इनको अकल आनी थी वो निकलना शुरू हो गई और इन्होंने कुछ किया नहीं। रिजर्व कैटेगरी से 131 एमपी जाता है लोकसभा में, इसके अलावा ओबीसी के 150 से ज्यादा एमपी वहां हैं, माइनॉरिटी के एमपी वहां पे हैं, राज्यसभा में भी ये लोग हैं, डिफरेंट असेंबलीज में भी ये लोग हैं। तो पॉलिटिकल लेवल पे भी स्कॉलरशिप लेके पढ़ के नौकरियों भी नहीं मिली, तो ब्यूरोक्रेसी में भी ये लोग काफी हद तक हैं। मगर ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन लेने वाले और बिना पॉलिटिकल के भी जो ओबीसी के लोग आगे बढ़े, ये लोग मैंने देखा जो आगे बढ़ चुके हैं ये स्वार्थी हो चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने अपने घर परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने क्लोज नेट सर्कल तक ही सोचते हैं। जो बाबा साहब की एक्सपेक्टेशन लोगों से थी कि अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छी पोस्टों को ऑक्यूपाई करेंगे या एमपी मिनिस्टर बनेंगे या अच्छे ब्यूरोक्रेट भी बन जाएंगे, तो ये अपने समाज का और संविधान का जो है रक्षा कर पाएंगे। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, ये समाज के प्रति बेईमान हो गए और अपने स्वार्थ के साथ जुड़ गए।
ब्राह्मणों ने इनका इस्तेमाल किया, इन्होंने अपना इस्तेमाल अपने मफाद के लिए करवाया। यही वजह है कि आज हालात ऐसे बन गए कि ब्राह्मण जो है वो संविधान बदलने की बात भी कर रहा है और उस कवायद में जुटा भी हुआ है। मैं यहां पर फिर से बाबा साहब को कोट कर दूं, जब बाबा साहब राज्यसभा के एमपी हुआ करते थे, वहां पर उनका एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये संविधान मेरे लोगों के हित नहीं साध सका, इनके हक अधिकार सुरक्षित नहीं रख सका, मेरे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते नहीं खोल पाया और इनको मेन स्ट्रीम में बराबरी के, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सारे रास्ते नहीं दिलवा पाया, तो इस संविधान को आग लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा। ये बाबा साहब ने कहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि या तो हम संविधान के सहारे इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधु संसाधनों पर अपना एकाधिकार जमा लें और अपने देश और संविधान को बचा लें, या फिर जो बाबा साहब ने कथन कहा था, अगर संविधान बदलने की बात आती है तो फिर इस संविधान का कोई फायदा रहता नहीं है, तो इस संविधान के रहने या नहीं रहने का कोई मतलब रहता नहीं है। वैसे भी कोई भी संविधान हो, उसका एक ही अर्थ होता है, विल ऑफ द रूलर कैटर करनी, क्योंकि रूलर आप किसी और को बना रहे हो, खास करके अपने दुश्मन को बना रहे हो, अपने सर पे बिठा रहे हो। अब संविधान वहां क्या करेगा? संविधान अच्छा है या बुरा, वो तो बाबा साहब ने बता ही दिया कि जैसे लोग होंगे वैसा संविधान हो जाएगा। अच्छा भी बुरा हो जाएगा अगर बुरे लोग इस्तेमाल करेंगे, बुरा भी अच्छा हो जाएगा अगर अच्छे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो आप बुरे लोगों को बार बार अपने सर पे बिठा रहे हो, मौका दे रहे हो, तो संविधान वहां पे क्या करे? तभी बाबा साहब ने बीबीसी के एक इंटरव्यू में क्लियरली कहा था कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज नॉट मेंट फॉर इंडिया। यानी ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय फॉर्म ऑफ जो लोकतंत्र है, ये भारत के लिए नहीं बना। और सवाल के जवाब में बाबा साहब आगे ये भी कहते हैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संविधान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जब जन्म देता है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी समता की बात करेगी, स्वतंत्रता की बात करेगी, बंधुता की बात करेगी, न्याय की बात करेगी, सोवरेनिटी की बात करेगी। जबकि भारत का सोशल स्ट्रक्चर जो है धर्मों, वर्णों, जातियों में इस कदर बंटा हुआ है कि एक सर्वोच्च शिखर पे छोटा सा वर्ग बैठा हुआ है, उसके नीचे ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अतिशूद्र, फिर 6743 जातियां सीढ़ीदार एक के ऊपर एक बैठी हुई, एक नीचे एक बैठी हुई। तो ये जो असमानता वाला सोशल स्ट्रक्चर है, असमानता वाले सोशल स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कभी सफल हो ही नहीं सकती, ये बाबा साहब ने कहा था। और वो कथन अब मुझे सत्य साबित होता नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और सामने आती है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग भारत में रहते हैं। अब जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं उनकी विचारधारा अपनी है, वो आज से नहीं, शुरू से अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवादी हैं या फिर संविधानवादी जिन्हें कहा जाए, उन लोगों की विचारधारा कैसे काम कर रही है, उन लोगों की विचारधारा से क्या फर्क पड़ रहा है। अभी तो बुद्ध के मार्ग पर चलने की बात हो रही है। बाबा साहब खुद जब बुद्ध धम्म की ओर चले गए तो कितने लोग उसे संभाल पाए और कितने लोग उस ओर ले जा पाए बाबा साहब के मिशन को, और संविधान को बचाना तो एक अलग अलग बात है। देखिए, जहां तक ब्राह्मणवादी या मनुवादी लोगों की बात है, मुझे उनसे कोई गिला या शिकवा नहीं है। वो अपना और अपनी पीढ़ियों का हित साध रहे हैं और देख रहे हैं और अपने वर्ग के लिए मरते मिटते हैं, वो स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं। वो आप देख लीजिए, वो घर छोड़े हुए हजारों लोग निकले हुए आरएसएस में और हिंदुत्ववादी संगठनों में, मंदिरों के बाबे बन के बैठे हैं, कुछ बन के बैठे हैं, साधु संत बन के भी समाज में खड़ा किया उन्होंने। तो वो अपने हित साधने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को राजपाट देने के लिए लगातार काम करते रहे, अब भी कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति वहां होगा वो यही करेगा, तो उनसे तो कोई गिला शिकवा ज्यादा रखने की मेरा ख्याल हमें जरूरत नहीं है। मुझे अगर गिला है तो उन्हीं लोगों से जिनकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये अल्टीमेटली संविधान अगर बना तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट तो SC ST OBC माइनॉरिटी को ही होना था, और हुआ भी है। और इसके प्रति वफादार इनको ही रहना था। अपने वोट की रक्षा माँ, बहन, बेटी की तरह करनी है, बाबा साहब ने कहा था। अब कोई अपनी माँ, बहन, बेटी को किसी के यहाँ सौंप के आता है क्या? नहीं आता। मगर SC ST OBC माइनॉरिटी के ऐसे मूर्ख लोग हैं, अपने वोट को, जिसको बाबा साहब ने माँ, बहन, बहू, बेटी की इज्जत कहा था, ये खुद जाके दुश्मन के घर छोड़ाते हैं। अब वो दुश्मन इनकी माँ, बहन, बहू, बेटी के साथ क्या करेगा? प्यार करेगा, पुचकारेगा या उसका बलात्कार करेगा? अब ये कैसे रोकेंगे? अब जब खुद अपनी बेटी को आप किसी के यहाँ सौंप दोगे तो वो जो दुश्मन करेगा क्या उसका? वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसको करना चाहिए, क्योंकि आपने ही अपना अपनी संभाला। तो ये जो लोग हैं, ये लोग अभी भी नहीं चेत रहे। मेरा कंसर्न इन्हीं लोगों से है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि
जो बुद्धिजीवी वर्ग अंबेडकराइट राइट्स की बात करता है, अंबेडकराइट मिशन की बात करता है, और वही बुद्धिजीवी वर्ग जब स्वार्थ के लिए दुश्मन के आगे बिक जाता है, तो उसके लिए हम क्या कहें? मैं तो सीधा सीधा कहता हूं, समझा लो, समझते हैं तो समझा लो, मानते हैं तो मना के घर ले आओ, और अगर वो नहीं समझते, नहीं मानते, दुश्मन का साथ सहयोग करने से पीछे नहीं हटते, दुश्मन के साथ देते हुए इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, दुश्मन के साथ खड़े होकर SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार छीनने में उसका सहयोग कर रहे हैं और हमें बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर हम इनका क्या करें? मेरा ख्याल है इनका जो करना कर देना चाहिए। इनको जिंदा रहने का कोई हक बनता ही नहीं है। जो सही ईमानदार बुद्धिजीवी वर्ग है SC ST OBC का, उसको चाहिए पूरे समाज को जागृत करे, नया बुद्धिजीवी वर्ग पैदा करे, नई लीडरशिप पैदा करे, और एक जिहाद खड़ा करे इनके साथ, इनके खिलाफ एक लड़ाई छेड़ दे इनके खिलाफ। क्योंकि जब तक हम और हमारे दुश्मन के बीच में जो बफर रहेगा, ये बफर हमें कभी सफल नहीं होने देगा। हम सोचते रहेंगे ये हमारे लोग हैं, वो हमारे हैं ही नहीं। जो भी SC ST OBC मानववादी है, ब्राह्मणवादी है, उनका पोषक है, वो हमारा हो ही नहीं सकता। वो बाबा साहब का भी कातिल है, बुद्ध का भी कातिल है, वो हमारी विचारधारा का भी कातिल है, फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा का भी कातिल है। अब बाबा साहब ने ये सारी चीजें तो समझ ली थी, तभी उन्होंने कहा था कि धर्म वर्ण जाति हमें एक नहीं होने देगा और दुश्मन से लड़ने की हमारे में ताकत पैदा नहीं होगी। तो क्या करना होगा? उन्होंने कहा सब लोग धम्म में आ जाओ। अब उन्होंने धम्म का रास्ता दिखाया। अब हमारे बुद्धिजीवी लोग धम्म में जाके फिर जाति को नहीं छोड़ते। बुद्ध के धम्म में जाने के बाद भी मनुवादी और ब्राह्मणवादियों के चरण चार्ट बने रहते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं तो बिल्कुल क्लियर हो चुका हूं। अब ईमानदार बुद्धिजीवी वर्ग को समाज में जाके बहुत ज्यादा काम करना होगा और एक नया, बिल्कुल ही नया, रियल अम्बेडकराइट, रियल बुद्धिस्ट बुद्धिजीवी वर्ग तैयार करना होगा और दुश्मन के साथ सीधे सीधे लोहा लेना होगा। और मैंने पहले ही कहा, हमारा पहला दुश्मन हमारा अपना वो वर्ग, वो बुद्धिजीवी वर्ग जो बेईमान हो चुका है, जिसकी 26 नवंबर को बाबा साहब ने बात की, उसमें अपने भी तो लोग आते हैं। तो उसके साथ हमारी सीधी सीधी कन्फ्रंटेशन होगी। उसको खत्म करने में हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे, शहादतें देनी पड़ती हैं, वो भी शहीद मरे, हम भी शहीद हों। जितने हम में से बचे, फिर हम दुश्मन के सामने खड़े हो जाएंगे। अगर वो खड़ा रहा तो लड़ेंगे, अगर भाग गया तो फिर देखेंगे क्या करना है। हम बसुतो साहब, आखिरी सवाल लेने से पहले एक सवाल ये रहता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब भारतीय संविधान बनाया, उसे रचा, तो उनके पीछे उनकी मंशा क्या थी? वो क्या अचीव करना चाहते थे? और जो वो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने अचीव किया या नहीं किया? और आज जब 2025 में हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो क्या वो अचीवमेंट हम अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए जो बाबा साहब चाहते थे? देखिए, बाबा साहब तकरीबन फॉरेन में पढ़ने जब गए तो उन्होंने वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं देखी। इंग्लैंड में पढ़ने गए, अमेरिका में पढ़ने गए, और पूरी दुनिया की जब उन्होंने स्टडी की, तो वापिस आने के बाद जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला, उससे पहले ही उन्होंने एक बात पूरी ताकत के साथ कहना शुरू कर दिया था कि ये जो असमानता है समाज में, ये जो विषमता है, इसका समाप्त होना बड़ा जरूरी है। कोई भी देश तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक कि उसमें ये विषमता और ये असमानता रहेगी। तो बाबा साहब का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो धर्म वर्ण और जाति की व्यवस्था है, ये जो ऊंच नीच है, छुआछूत है, इसका अंत होना ही चाहिए। तो बाबा साहब इसके लिए अनथक प्रयास कर रहे थे। और चूंकि ये सारी कुरीतियां समाज की थी, तो सामाजिक तौर पे वो चाहते थे जो गैर बराबरी है वो बराबरी में बदले। इसी बात को लेकर उनकी गांधी जी के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई। बाबा साहब चाहते थे कि पहले सोशल स्ट्रक्चर पैरिटी पे आ जाए, बराबरी पे आ जाए, उसके बाद हम राजनीतिक बात करें, आर्थिक बात करें और बाकी बातें करें। जबकि गांधी जी का यह कहना था कि किसी भी तरह से सबसे पहले हम अंग्रेजों से सत्ता ले लें, सत्ता हमारे पास आ जाए, उसके बाद इन चीजों का ख्याल हम खुद भी रख सकते हैं। ये कन्फ्रंटेशन बाबा साहब की और गांधी जी की तकरीबन लाइफ लॉन्ग रही है। उसके बाद बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला संसार जी, तो उन्होंने ये पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से संविधान इस तरह से बने कि जो मैं पहले नहीं कर पाया संविधान बनाने से पहले, तो वो लागू करने के बाद मैं कर पाऊं। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, हम सब जानते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने अपने सभी लोगों को, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी को इस देश की शासक जाति बनाने का अनथक प्रयास किया। उसके लिए बहुत सारे गठजोड़ भी किए, कम्युनिस्टों के साथ भी बात की, बाकी विंग्स के साथ भी बात की, और बार बार ये कोशिश करते रहे कि अब समता मूलक समाज की संरचना का रास्ता हमवार हो जाए। लेकिन ये नहीं हो पाया। बाबा साहब को उसी कांग्रेस ने फिर इलेक्शन में हरा दिया, फिर उसी कांग्रेस ने बाबा साहब को राज्यसभा में MP भी बनाया।
तो बाबा साहब समझ गए कि जो प्रयास मैंने किया है वो सफल नहीं हो पा रहा। अल्टीमेटली गांधी जी की ही बात सच साबित हो रही है कि ताकत तो उन्होंने अंग्रेजों से ले ली, पॉलिटिकल पावर तो ले ली, बट सोशल स्ट्रक्चर को ये चेंज नहीं करना चाहते। अब बाबा साहब ने ये बात समझ ली कि सोशल स्ट्रक्चर जब तक चेंज नहीं होगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रू स्पिरिट में, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में काम नहीं कर पाएंगे, और कभी भी मेरा समाज जो है वो शासक जाति बन ही नहीं सकता। तो देश के साधनों संसाधनों पर इनका एकाधिकार होगा नहीं, एजुकेशन अगर मिल भी गई तो उस लेवल की मिलेगी नहीं कि ये राज कर सकें। तो बाबा साहब ने जब सारे प्रयास करके देख लिया तो बाबा साहब ने अब ये कवायद लड़ाई कि अब मैं इस समाज को समता मुल्क कैसे बना सकता हूं। तो पूरा एक रिसर्च वर्क बाबा साहब ने जो कर रखा था पूरी लाइफ लॉन्ग का, उसका निचोड़ बाबा साहब ने निकाला कि अब हमें धम्म के साथ जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब बुद्ध थे उनका धम्म था, जब तक भारत बुद्ध में रहा ना कोई धर्म था, ना कोई वर्ण था, ना कोई जाति थी, सब लोग मानव मानव एक समान थे, समता मुल्क पूरा समाज था, सब एक जैसे थे। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय जो है ये बुद्ध धर्म की ही देन थी। तो बाबा साहब ने हालांकि वो बातें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी भी थी और कहीं भी थी और उसकी इंप्लीमेंटेशन का रास्ता भी दे दिया था, मगर चूंकि जो लोग उसको रोकना चाहते थे वो सत्तासीन हो चुके थे और उनके साथ आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों की ताकत भी मिल गई थी, तो वो उसे रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे। यही वजह है कि हिंदू कोड बिल नेहरू जी ने प्रॉमिस किया, मगर आरएसएस और हिंदुत्ववादी संगठनों के दबाव में अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और बाबा साहब ने इसी बात पे रिजाइन भी किया और ओबीसी के मुद्दे पे भी रिजाइन किया, और बाद में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चीजें होती चली गई, क्योंकि बाबा साहब ने वो रास्ता खोल दिया था संविधान में। तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे करके वीमेन राइट्स की बात बढ़ती गई और आज तकरीबन वीमेन राइट्स जो है वीमेन को मिल रही हैं। बाबा साहब ने उनको लेडीज को वोटिंग राइट भी पहले दिन ही दे दिया था, जो अमेरिका इंग्लैंड में भी कई सालों तक नहीं मिला था। लेकिन इस सब के बावजूद समता मुल्क समाज नहीं बन पा रहा था, इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में आने का न्योता हर उस एससी एसटी ओबीसी को दे दिया जो मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन वगैरह नहीं बने हुए थे। इससे क्या होता, सारे एससी एसटी ओबीसी वापस बुद्ध बन जाते, धर्म का सर्वनाश हो जाता, वर्ण का सर्वनाश हो जाता, जातियों का सर्वनाश हो जाता, और एससी एसटी ओबीसी जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन नहीं बने थे वो सब के सब बुद्ध बन जाते, मानव मानव एक समान के कंसेप्ट को अपना लेते। उसके बाद मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो हम में से कन्वर्ट हुए, 98% मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हम ही से कन्वर्ट है, उनकी सांझ हो जाती और परमानेंटली हम लोग राज करते, और इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, साधनों संसाधनों पर हमारा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का पूरा एकाधिकार और कब्जा हो जाता। ये बाबा साहब की अल्टीमेट जो अचीवमेंट थी ये थी। वो चाहते थे ये जाति, धर्म और वर्ण वाली जो व्यवस्था है, असमानता वाली जो व्यवस्था है, ये ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए और समता मुल्क समाज की संरचना हो। ये तभी संभव था जब या तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्ली अपना काम कर पाता, जो कि नहीं हो पा रहा था, तो फिर दूसरा रास्ता बाबा साहब ने ढूंढा कि आओ बुद्ध के धम्म में आ जाओ, उसके बाद समता मुल्क हो जाओ, एक समान हो जाओ, फिर अपने कन्वर्ट हुए मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन भाइयों बहनों के साथ मिलकर आप इस देश पे वापिस राज करो, और उसके बाद ये असमानता की जो व्यवस्था है परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तो ये मकसद था बाबा साहब का शुरू से, जो उन्होंने संविधान में रखा, और जब ये पूरा नहीं हुआ तो बुद्ध के धम्म में जाके उन्होंने फिर से इसे पूरा करने का एक रास्ता खोजा, और उनको पता था जब ये धम्म में आ जाएंगे और अपने बाकी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन भाइयों को पहचान लेंगे तो फिर इन सबका वोट जो है कंसोलिडेट होगा, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो असमानता वाली सोशल सेटअप में फेल हो जाती है वहां पे वो चलेगी, और उसके बाद ये जो लोकतंत्र है, जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, ये मजबूती से अपना काम करेगी और भारत दुनिया का सबसे अग्रणी, सबसे बेस्ट मुल्क बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। ये बाबा साहब का सपना जो था साकार हो जाएगा। जी, आखिरी सवाल है बसोत्रा साहब की, धर्म के बिना ये देश नहीं चल सकता, ये तो साफ है, और धर्म की ओर बाबा साहब लेके चले गए, लेकिन उस मिशन को रुकावट कहाँ पर आई? अब अलग अलग दिशाओं में वो चला गया। बाबा साहब चाहते थे कि सब बुद्धिस्ट हो जाएं और बुद्ध को पहचान लें, क्योंकि बुद्ध को पहचानना ही एक रास्ता था। इतिहास में बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा गया, दबाया गया, जहां से खोदो बुद्ध निकल करके सामने आ रहा है। इतना सब होने के बाद आज तक SC ST या फिर OBC, सीधे तौर पर कहें कि बहुजन समाज, उस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहा? इसका मेन कारण क्या है? ये मेरा आखिरी सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि SC ST OBC माइनॉरिटी समझ नहीं रहा। मैं आपकी इस बात में थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। उसका रीजन है, संसार जी, जब
1970, 71, 23 के पीरियड में बाबा साहब के जाने के बाद इस मूवमेंट को फिर जन्म मिला, तो 78 तक ये मूवमेंट फ्लेयर अप हो गई और 80, 81, 84 तक आते आते बहुत तेज हो गई। बामसेफ ने इसमें काफी बड़ा योगदान दिया है। तो उस समय हम लोग टीनेजर थे, स्टूडेंट थे, हम इस मूवमेंट में आए, 9th-10th में पढ़ते थे हम लोग। उन दिनों में ओबीसी में जागृति 0% थी। जागृति का अर्थ बाबा साहब कहते हैं दोस्त और दुश्मन की पहचान। ओबीसी अपने दुश्मन को अपना सगा दोस्त क्या, सगा बाप मानता था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एससी एसटी को क्योंकि दुश्मन ने मंदिरों से बाहर रखा था, अपने घर में नहीं आने देता था, उनके घर में जाता नहीं था, पानी तक नहीं पीता था, छूता तक नहीं था, अछूत बना के रखा हुआ था। तो एससी एसटी में ये जागृति तेजी से आई और करीब 10 से 12 साल में ये फ्लेयर अप हो गई। यानी 73 से लेके 84 के बीच में पूरे जोश के साथ फ्लेयर अप हो गई और इसका कुछ अंश करीब 2 या 3% ओबीसी में भी चला गया और माइनॉरिटी के भी 5% में चला गया। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि 84 से लेके 2025 में आज हम बात कर रहे हैं, फरवरी महीने में। तो फरवरी के महीने में 2025 में मैं ये दावे से कह सकता हूं, अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का एक बहुत बड़ा तबका बहुत ज्यादा जागरूक और जानकार हो चुका है। हाँ, जानकारी तो बहुत ज्यादा है, जागरूक मैं थोड़ा रिजर्व करूंगा इस वर्ड को, क्योंकि जागरूक का मतलब है दोस्त और दुश्मन की पहचान। अभी भी ओबीसी का करीब 50% वर्ग जागरूक नहीं है, वो दुश्मन को नहीं पहचान रहा। और एससी एसटी का पहले तो सारा ही पहचानने लग गया था, जब दुश्मन ने उसको काट के रखा था, छूत बना के समाज से बाहर बहिष्कृत करके रखा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से भी बाहर, वर्ण व्यवस्था से भी बाहर रखा था, अनटचेबल करके, बिल्कुल अनटचेबल करके, और उसको हिंदू धर्म का वो हिस्सा भी नहीं मानते थे। तो उसमें जागृति उस समय फ्लेयर अप हुई। 12-13 साल में करीब 90% एससी एसटी जागरूक हो चुका था। मगर पिछले करीब 30-35-40 साल में लगातार ब्राह्मण वर्ग ने, मनुवादियों ने काम करके उनके अंदर फिर से ब्राह्मणवाद जगाने की कोशिश की, उनको छूने लग गए, उनके घर आना जाना शुरू कर दिया, उनको मंदिरों में आना शुरू कर दिया, पंडितों से उनके संस्कार करवाने शुरू कर दिए और धीरे 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 उनका माइंड चेंज करना शुरू कर दिया। तो जो 90% एससी एसटी जागरूक हो चुके थे 84 में, अब वो घटते घटते 50% रह गए। तो हम एक तरफ हमें बहुत गेन हुआ, यानी 2-3% ओबीसी जो जागरूक था वो 50% तक चला गया। इसी तरह जो माइनॉरिटी है वो भी 50% से ज्यादा जागरूक हो गया। मगर एससी एसटी जो फायर फाइटर था, जो ब्रांड फाइट था अंबेडकरिज्म और बुद्धिज्म का, वो कहीं घटते घटते 90 से 50 पे आ गया। ये हमारी सबसे बड़ा हमें जो लॉस हुआ वो ये हुआ कि एससी एसटी अब तक 100% हो जाना चाहिए था और ओबीसी माइनॉरिटी को साथ लेके अब तक उसको जंग जीत जानी चाहिए थी, मगर वो उल्टा अपने मफाद में वो भी फंस गया। जैसे मैंने कहा, बुद्धिजीवी वर्ग सब में जो है वो ब्राह्मणवादी और मनुवादियों के साथ जाके मिल गया और स्वार्थी हो गया। उसमें एससी एसटी के ज्यादा लोग हैं, एससी एसटी की ज्यादा लीडरशिप जो उस समय डीके खापर्डे जी ने, दीना बाना जी ने, काशीराम जी ने जो उस वक्त तैयार की, वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी में है, कांग्रेस में है, आरएसएस में, हिंदुत्ववादी संगठनों में है। और उनके जो आगे यूथ आए वो अपनी नौकरियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जैसे हमारे एडवोकेट हैं वो जज बनने के लिए, तो ये सब लोग आरएसएस के घर चक्कर लगाने लग गए, हिंदुत्ववादी संगठनों में चक्कर लगाने लग गए। तो जो मशाल यशकाई डीके खापर्डे जी ने जलाई, यशकाई दीना बाना जी ने जलाई, मान्यवर काशीराम जी ने जलाई, जो बाबा साहब का मिशन और बुद्धिज्म का मिशन लेके वो घर से निकले, वो जो फ्लेयर अप हुआ था वो अब कहीं ना कहीं एससी एसटी में घट गया। तो वो जो सांझ हमें करनी थी यहाँ आके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, वो हमारा बिका हुआ बुद्धिजीवी वर्ग उसको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं दावे से कह सकता हूं, जागृति इतनी बढ़ चुकी है संसार जी, अभी ये रुक नहीं सकता। और कुछ साल लग जाएंगे, हम देखेंगे या नहीं देखेंगे हमें पता नहीं है। अब हमें 2 ही काम करने होंगे, एक नया बुद्धिजीवी वर्ग पैदा करना होगा, उसको लीडरशिप देनी होगी, दूसरा हमें समाज से रिसोर्सेज इकट्ठे करने होंगे और जंग की शुरुआत कर देनी होगी। हमारे होते हम जीते या हमारे बाद हमारी अगली पीढ़ियां जीते, ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा। बाबा साहब कहते थे भारत को बुद्ध में करना है 2 साल में। 2 साल में तो नहीं हुआ, 20 लगेंगे, 50 लगेंगे, जितने भी लगेंगे, भारत बुद्ध में होके रहेगा। और भारत के बुद्ध में होने का मतलब यही है अल्टीमेटली कि हम शासनकर्ता जमात बनेंगे। शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर हमारा ही एकाधिकार होगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों का एकाधिकार होगा। कोई माई का लाल अब हमें इससे डिगा नहीं सकता, हटा नहीं सकता, रोक नहीं सकता। ये होके रहेगा, आप देखते रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
सुतरा साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए अपने स्टूडियो में उन्हें इन्वाइट किया था। आज उनके साथ बात हुई कि भारतीय संविधान को क्या खत्म कर दिया जाएगा या क्या भारतीय संविधान खत्म हो सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के जो सवाल थे, आप लोग जो सोच रहे थे, आप लोग जो पूछ रहे थे, आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है और इसे करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है और किन लोगों की वजह से ये सब हो पाएगा। अगर भारतीय संविधान खत्म होता है तो उसे खत्म करने में किन लोगों का योगदान रहेगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया संसद जी।